अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है डॉक्टर आफ्ताब अहमद। जो है आज का हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है डीएनएस। तो डीएनएस जो है ये कोई जानवरों की बीमारी नहीं है, जानवरों की कंडीशन नहीं है, ये इंसानों की एक कंडीशन है। तो इसको बोलते हैं डाइवर्टेड नेजल सेप्टम। ये इसलिए मैं इस टॉपिक पे इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं खुद इस बीमारी का शिकार हूँ। पहले तो इतना मुझे आइडिया नहीं था कि ये क्या होता है, लेकिन पिछले 6-7 महीने से मेरी कुछ इस तरह का हुआ है कि ये जो कंडीशन है ये काफ़ी सीवियर हो गई है। तो उससे जो है मुझे काफ़ी जहनी डिप्रेशन भी हुआ है और जो है वो मेरी फिजिकल तबीयत भी खराब रही है। इसलिए आज मैंने फिर फाइनली जो है वो काफ़ी सारे डॉक्टर हजरात को चेक करवाया। तो आज फाइनली जो है वो मैंने ऑपरेट का टाइम लिया एक डॉक्टर साहब से। तो आज मेरा ऑपरेट है, तो इसलिए फिर मैं ऑपरेट से पहले जो है ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि काफ़ी सारे लोग जो हैं जिनको ये डीएनएस का प्रॉब्लम होता है, तो उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि इसकी वजह क्या है, वजूहात क्या है, तो इसकी जो है सिविरिटी कैसे होती है, ऑपरेट करवाना जरूरी क्यों है क्यों नहीं है, तो इसके बारे में बात करेंगे आज। सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्रेवलेंस के बारे में, यानी ये मर्ज कितना ज्यादा पाया जाता है। जो बुक्स हैं वो ये कहती हैं कि ऑलमोस्ट जितनी भी पॉपुलेशन ह्यूमन की है इस वक्त दुनिया में मौजूद है, उसका वो 70% जो है वो लोग वो इस कंडीशन से किसी न किसी हद तक मुतासर होते हैं। ठीक है, किसी को जो है वो, इसको हम सादा लफ्जों में कह सकते हैं कि जो नाक टेढ़ी है, टेढ़ी नाक का प्रॉब्लम है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, डाइवर्टेड नेजल सेप्टम यानी डीएनएस। ठीक है, तो टेढ़ी नाक का प्रॉब्लम जो है वो ऑलमोस्ट को 70% लोग जितने भी दुनिया में मौजूद हैं उनमें ये होता है। तो उनमें जो है, लेकिन हर बंदे में जो है, हर इंसान में इसका ऑपरेशन जरूरी नहीं है। अगर किसी को जो है वो इस चीज से है कि मेरी खूबसूरती खराब हो रही है, या जिसको हम कॉस्मेटिक सर्जरी कहते हैं, प्लास्टिक सर्जरी लोग बोलते हैं, उस वजह से कोई इसको ऑपरेट करवाए तो करवाए, अदरवाइज किसी डिजीज कंडीशन में या उसको जो है इसकी वजह से उसकी तबीयत खराब रहती हो, तो इस तरह का प्रॉब्लम जो है वो कहते हैं कि ये 70% जो लोग अफेक्टेड हैं उनका 2 से 3% लोग वो होते हैं जिनको इस चीज का प्रॉब्लम होता है कि उनकी इसकी वजह से तबीयत का भी इशू बनता है। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि टेढ़ी नाक में जैसे मेरा मसला है, तो मेरा जो है वो जो लेफ्ट साइड जो है ये ब्लॉक है, राइट साइड जो है ये राइट साइड ये बिल्कुल ठीक है। तो जब मैं पहली दफा डॉक्टर साहब के पास गया तो उन्होंने मुझे बताया कि आपका जो लेफ्ट साइड है ये ब्लॉक है। कैसे ब्लॉक है, उन्होंने मुझे एक सिंपल सा टेस्ट बताया। उन्होंने कहा जी आपने इस तरह करना है कि जो राइट साइड है इसको आपने बंद कर लेना है, बंद करके तो लेफ्ट साइड से आपने हवा अंदर खींचनी है, हवा अंदर खींचनी है फिर बाहर निकालनी है। तो फिर उसके बाद आपने लेफ्ट साइड को बंद करके राइट साइड से हवा अंदर खींचनी है और बाहर निकालनी है। तो अगर तो आपकी जो है वो 100% जो है हवा आप अंदर भी ले जा रहे हैं और बाहर भी ला रहे हैं बगैर किसी डिफिकल्टी के, बगैर किसी मुश्किल के, तो इसका मतलब ये है कि आपकी वो वाले साइड बिल्कुल ठीक है। अगर आपको एक साइड पे प्रॉब्लम आ रहा है, यानी आप हवा अंदर खींचते हैं लेकिन हवा आपकी जो है वो अंदर नहीं जा रही, फॉर मेरे केस में बात करूं तो ऑलमोस्ट 90% जो है वो ब्लॉकेज है। यानी कोई अगर मैं इस साइड को बंद करके इस साइड से हवा अंदर खींचूं तो हवा अंदर नहीं जाती, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है। फिर अंदर जाने के बाद अगर उसको मैं बाहर निकालूं तो बाहर निकालने में मुश्किल होता है। उसकी वजह यह है कि जो नाक टेढ़ी है, टेढ़ी हो गई है, ये टेढ़ी होके तो इसने जो है ये वाला रास्ता जो ब्लॉक कर दिया है। तो इसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम क्या हुआ, प्रॉब्लम ये हुआ कि ऑलमोस्ट कुछ 6-7 महीने के पहले की बात है, मुझे तबीयत मेरी खराब हुई, मुझे नजला वगैरह हुआ। तो नजला होने के बाद क्या हुआ कि मेरा जो है लेफ्ट ईयर, लेफ्ट साइड वाला ईयर ये भी ब्लॉक हो गया। तो मुझे सुनना काफी कम हो गया, ये काफी भारी सा लगे मुझे। तो मैंने फिर जाके जो है ईएनटी वाले डॉक्टर साहब से जब मैंने चेक करवाया तो उन्होंने कहा कि आपको एक्चुअली डीएनएस का इशू है, क्योंकि लेफ्ट साइड का ईयर जो है नोज ये ब्लॉक है। तो इसकी वजह से जो भी आपको नजला वगैरह आ रहा है वो सारा बाहर नहीं आ रहा है, वो पीछे जाके तो कान की जो नाली है, कान की जो कह लें कि ट्यूब है उसको ब्लॉक कर रहा है। क्योंकि आपको पता है नाक, कान और गला, इसके जो है तीनों के जो रास्ते हैं अंदर जाके वो ऑलमोस्ट गले में जो है वो खोल जाते हैं, सेम ही होते हैं। तो इस वजह से जो है वो नाक की वजह से कान का इशू आ रहा है। फिर मैंने जो है मेडिसिन वगैरह काफी ली, डॉक्टर साहब ने जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की, मेडिसिन से जो है वो ये अफाका हुआ है कि जो नजला वगैरह था वो खत्म हो गया। तो लेकिन जो है वो कान का जो भारीपन है अभी भी है। उन्होंने फिर ये तजवीज किया कि आप जो है वो ये डीएनएस को ऑपरेट करवा लें, इसके बगैर हल नहीं होगा। जब भी आपको नजला होगा तो ये आपको ये वाली कंडीशन हो जाएगी। दूसरा मसला ये है कि मुझे काफी सारे लोगों को खराटों का इशू है, तो मुझे भी खराटे आते हैं। तो उस खराटे आने में भी मेन जो प्रॉब्लम मुझे है कि हवा जो है वो 100% अंदर नहीं जा रही होती और ना ही हवा 100% बाहर निकल रही होती है। तो वो जो डिफिकल्टी है हवा अंदर जाने में सोते वक्त, तो उससे जो है वो खराटे आते हैं। तो खराटे आने की एक वजह डीएनएस भी है, यानी कि नाक का टेढ़ी होना या कोई भी इशू है इस तरह का। तो ये उन लोगों में जो है वो ऑपरेशन करवाना उनको जरूरी है जिनको मेरे से रिलेटेड जैसे मुझे प्रॉब्लम है, तो उनको जो है इस तरह का प्रॉब्लम। अदरवाइज जो है इसका कोई इशू नहीं है, ये नॉर्मल है। जैसे मैंने बताया आपको 70% लोग जो है वो इस कंडीशन से मुतासर होते हैं, लेकिन वो अपनी लाइफ जो है वो हैप्पीली गुजार रहे होते हैं। आज मेरा ऑपरेट है, ऑपरेट के दौरान तो डॉक्टर साहब जो है वो अलाउ नहीं करते ऑपरेशन थिएटर में वीडियो बनाने की। ऑपरेशन के बाद फिर मैं आपको शेयर करूंगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो कल जो है शाम के टाइम पे ऑपरेट हुआ है मेरा। उसमें जो है वो जनरल एनेस्थीसिया दिया है डॉक्टर साहब ने।
तो जनरल एनेस्थीसिया के बाद जो है ऑपरेट हुआ है। ऑपरेट का तकरीबन कोई 45 मिनट लगे हैं ऑपरेशन पे। तो उसके बाद जो है ये बिस्तर पे ही मैं हूँ। तो अब जो है ऑलमोस्ट कोई 14 घंटे गुजर गए ऑपरेशन को। तो अब जो है डॉक्टर साहब ने बोला है कि मैं 1-1.5 घंटे बाद आके तो आपको जो है ना ये खोल दूँगा। तो इसमें उन्होंने किया ये है कि इसके अंदर से जो कार्टिलेज है वो रिमूव कर दिया, उसके पीसेज निकालने काफ़ी ज़्यादा, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो वो निकाल के तो इसके अंदर उन्होंने तो बोला है कि मैंने स्टिच नहीं लगाए। तो क्योंकि स्टिच यहाँ पे कामयाब नहीं होते तो यहाँ मैंने प्लेटें डाली हैं दोनों साइडों पे। तो प्लेटें डाल के तो उसके साथ गाज अंदर पैक कर दिए ताकि ब्लीडिंग ना हो। तो वो गाज पैक करने के बाद जो है इसके ऊपर ये सारी वो पट्टी लगा दी है ताकि ब्लीडिंग भी और गाज वगैरह बाहर ना आए। तो अभी 1-1.5 घंटे बाद जो है उन्होंने इसको निकालना है। तो अगर मैं अपनी बात करूँ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है तो उसमें यह है कि कल से लेकर अभी तक तो मुझे पेन महसूस नहीं हो रही, कोई पेन नहीं है, दर्द नहीं है, बुखार कोई चीज़ भी नहीं है। तो कल शाम को मेडिकेशन मिली है मुझे, उसमें एंटीबायोटिक्स थे, पेन किलर्स और स्टीरॉइड, ताकि जो है वो इन्फ्लेमेशन ना हो, सोजिश ना हो। तो अभी फिर दोबारा ट्रीटमेंट होना है। तो अभी डॉक्टर साहब ने बोला है कि जैसे ही मैं आपकी निकाल दूँगा सारे घास वगैरह तो उसके बाद आप घर जा सकते हैं। अभी मैं फ़िलहाल हॉस्पिटल में ही हूँ। तो उसके 1 हफ़्ते बाद फिर आपने दोबारा आना है, तो फिर आपके वो जो प्लेटें मैंने अंदर डाली हैं वो प्लेटें भी निकाल दूँगा। तो इस दौरान आप जो है वो जो भी घर का काम है, ड्यूटी पे जाना है आपने या कोई भी काम है आपका वो आप करें, उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है, कोई इशू नहीं है। आप नॉर्मल जैसे भी काम करते हैं करें, उसमें कोई इतनी बड़ी एहतियात की ज़रूरत नहीं है। तो 1 हफ़्ते के बाद जब प्लेटें निकल जाएंगी तो फिर ये 100% ही हील हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो अभी तो फ़िलहाल तो बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है, कोई दर्द नहीं है इस तरह का जो है ना नाक में। हाँ, ये है कि चलते फिरते ज़रा जो है वो प्रेशर सा बना हुआ है यहाँ पे। तो फूड जो है वो मैंने कल भी लिक्विड जो है वो डाइट ली है, उसमें जूस वगैरह है, दही है, इस तरह की चीज़ें। तो अभी फिर दोबारा नाश्ता मैं इसी तरह करने लगा हूँ। जो कोई रोटी वगैरह है या चावल है उनको चबाना पड़ता है, तो इसलिए फिर मैं उसमें अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि वो नाक पे ना प्रेशर बनता है चबाते हुए। तो बस ये 1-2 दिन की एहतियात है, उसके बाद ये ठीक हो जी। तो ऑपरेट हो गया मेरा, और जो है वो जो नाक में गाज वगैरह दिए हुए थे वो भी उन्होंने निकाल दिए हैं। तो वो जो गाज नाक में दिए थे वो निकालने का प्रोसीजर तो बहुत ज़्यादा पेनफुल था। तो कह लें कि एक दफ़ा जो है ना पता चल गया भाई, जैसे किसी बंदे की हड्डी टूटी हुई है उसके जैसा पेन होता है, या दांत का दर्द होता है, वैसे जो है ना पेन हुआ है। तो उसके बाद जो है वो बाकी सारा प्रोसीजर किया, नाक वगैरह उन्होंने वॉश किया है। तो जो क्लॉट जमे हुए थे क्लॉट निकालने अंदर से, तो उसके बाद मेडिकेशन करके तो अब उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया। अब मैं घर जा रहा हूँ वापस। तो देखें, खुद गाड़ी ड्राइव करके मैं आया था और ड्राइव करके जा रहा हूँ। कल मेरा ऑपरेट हुआ है। तो बाकी जो वीडियो है कि ऑपरेशन कामयाब हुआ नहीं हुआ, मेरा मसला हल हुआ या नहीं हुआ, उसका फिर मैं बाद में बनाऊँगा, जो आखिरी सेक्शन है। तो फिर बना के तो फिर मैं इसमें ऐड करके तो आपको दिखाऊँगा। जी वेलकम बैक। आज की जो तारीख़ है वो है 15 फरवरी 2024, और जिस डेट को मैंने ऑपरेट करवाया था वो थी 30 सितंबर 2023। यानी मेरे ऑपरेट को ऑलमोस्ट अब कोई 4.5 महीने हो चुके हैं। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगा कि जो मेरे एम्स थे, जो मेरे गोल्स थे, जो मेरे मकासद थे ऑपरेट करवाने के, क्या वो पूरे हुए या नहीं हुए। तो सबसे पहला मेरा मकसद जो था वो ये था कि मैंने आपको बताया था कि मुझे जो है वो ये जो बायां कान है, लेफ़्ट ईयर है, उसके अंदर एक कंटिन्यूसली रिंगिंग साउंड जो है वो फील होता। और ये हुआ इसलिए था कि मैंने आपको बताया मुझे फ़्लू हुआ था। तो फ्लू होने के बाद जो है ये मसला शुरू हो गया था। तो जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि आपको डीएनएस का इशू है, उसकी वजह से जो है वो लेफ़्ट ईयर में लेफ़्ट नोज़ में जो बायां नाक है इसके अंदर, तो वो जो रास्ता ब्लॉक है उसकी वजह से जो भी फ्लू है वो मटेरियल है वो बाहर नहीं आ रहा। तो वो बाएं कान वाली जो है जो स्टूकियन ट्यूब जो है, जो बाएं कान की जो नाली है उसको ब्लॉक कर रहा है, उसकी वजह से जो है वो कान में ये शोर आपको सुनाई देता है। तो जब डीएनएस करवाएंगे ये मसला आपका हल हो जाएगा, तो ये भी साथ में हल हो जाएगा। और उन्होंने मुझे जो है 12 हफ्ते का टाइम दिया था कि ऑपरेट करवाने के 12 हफ्ते के बाद जो है आपका मसला हल हो जाएगा। तो अब जो है मेरा ख्याल है 12 तो क्या कोई 16 हफ्ते से भी ज़्यादा टाइम हो गया है। तो अब मैं अगर आपसे बताऊं कि मुझे कैसा फ़ील हो रहा है, तो मुझे सेम टू सेम वैसे ही फ़ील हो रहा है जैसे ऑपरेट से पहले फ़ील हो रहा था। यानी उसमें कोई 1% की भी
जो है इम्प्रूवमेंट नहीं है, सेम टू सेम वैसा ही है। अच्छा, उसके बाद जो मेरा दूसरा मकसद था वो, इसमें मेन मकसद तो मेरा वही टिनाइटस वाला था, जिसको जो है रिंगिंग साउंड मैंने बताया, उसको कुछ लोग टिनाइटस बोलते हैं, कुछ टिनेटिस बोलते हैं, जो भी आप उसको बोलें। तो उसमें तो इम्प्रूवमेंट बिल्कुल भी नहीं, और मैंने ऑपरेट भी सिर्फ इसी मसले के लिए करवाया था। जो उसके बाकी चीज़ें हैं वो सारी सेकेंडरी थी, वो अगर ना भी मसला हल हो तो मुझे कोई इशू नहीं था। अच्छा, ये दूसरा इशू था वो मुझे खराटों का है, यानी सोते वक्त खराटे बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ऑपरेट करवाने का मकसद खराटे का भी था कि जब आपको जो है ना वो सांस खुल के आएगा, सांस की जो है वो दिक्कत नहीं होगी, तो खराटे का मसला भी हल हो जाएगा। लेकिन वो ऑपरेट करवाने से खराटों का मसला भी हल नहीं हुआ, वो सेम टू सेम वैसे ही है जैसे पहले था, उसमें भी कोई 1% की भी इम्प्रूवमेंट नहीं। अच्छा, तो तीसरा जो इशू था वो वही है कि जो हवा का फ़्लो है वो सही नहीं था, यानी एक नाक की एक साइड से तो हवा ठीक अंदर भी जा रही है लंग्स में और बाहर भी आ रही है, लेकिन जो दूसरी साइड है वो ब्लॉक है, उससे सांस नहीं आ रहा था। कई दफ़ा जो है वो इतनी शदीद दिक्कत होती थी कि नाक से सांस नहीं आ रहा तो मुंह खोल के सांस लेना पड़ता था। उसमें इम्प्रूवमेंट बिल्कुल है। उसमें ये है कि अब मुंह बंद करके भी, मतलब अगर सांस लेना चाहूँ तो वो सांस इनहेल भी सही हो रहा है, एक्सहेल भी सही हो रहा है। तो जो कई दफ़ा बैठे हुए जो है ना सांस फूल जाता था, तो अब वो इशू नहीं है, या दौड़ते हुए रनिंग करते हुए जो है सांस बहुत जल्दी फूल जाता है, तो उसमें थोड़ी बहुत ही इम्प्रूवमेंट है। तो अब अगर आप मुझसे बोलें कि मैं आपको क्या सजेस्ट करूँगा, मेरी रिकमेंडेशन क्या है, तो मेरे भाइयों बहनों मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर तो आपको जो है वो ये सांस का इशू है, यानी आपको सांस बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं आ रहा और आपको जो है उस वजह से बाकी प्रॉब्लम शुरू हो रहे हैं, तो फिर आपको डीएनएस बिल्कुल करवाना चाहिए, डीएनएस का ऑपरेट करवाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको और प्रॉब्लम है तो फिर इसके लिए मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा। अच्छा, इसके अलावा मुझे कुछ लोग ऐसे भी मिले हैं जो ये कह रहे थे कि हमने भी ऑपरेट करवाया है, तो हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि मेरे भाई ने करवाया या मेरे चचा ने करवाया, मेरे कज़न ने करवाया, उसने करवाया और महीने बाद फिर करवाया, फिर महीने बाद फिर करवाया। तो फिर मैंने जब उनको तहकीक की, उनसे पूछा, तो फिर मेरे समझ में ये आया कि उन्होंने ऑपरेट जो है वो किसी अथेंटिक सर्जन से या किसी एक्सपीरियंस डॉक्टर से नहीं करवाया। तो पैसे बचाने के चक्करों में जो है ना किसी ऐसे डॉक्टर से करवाया जो खुद इंटर्नी हैं या खुद सीख रहे हैं। तो वो फिर क्या है कि एक बंदा एक्सपर्ट है और एक बंदा जो है वो भी उस चीज़ में सीख रहा है, तो दोनों में ज़ाहिर बात है काम में फ़र्क तो होता है। तो अगर आपने ऑपरेट करवाना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप किसी अच्छे सर्जन से, पैसे थोड़े ज़्यादा लग जाएं, लेकिन ये है कि आपका काम बेहतर हो जाए। ये ना हो कि फिर महीने बाद दोबारा ऑपरेट करवाना पड़े, महीने बाद फिर दोबारा ऑपरेट करवाना पड़े, तो ये एक्चुअली पेशेंट के लिए ज़्यादा मुसीबत। तो बेहतर है कि आप किसी अच्छे सर्जन से जो है इसका ऑपरेट करवाएं। अच्छा, मुझे अब 4.5 महीने तो हो गए हैं, तो लेकिन इस कुछ लोग मैंने देखे हैं वो मुझे कह रहे थे कि हमने ऑपरेट करवाया है, तो ऑपरेट करवाने के बाद साल बाद या 2 साल बाद, या कुछ लोग कह रहे हैं हमें 4 साल बाद जो है ना वो फिर दोबारा वही मसला शुरू हो गया है कि नाक की हड्डी फिर दोबारा बढ़ गई है, या वो जो कार्टिलेज है वो फिर दोबारा बढ़ गई है, तो हमें फिर दोबारा इशू शुरू हो गया है। तो अब मुझे 4.5 महीने तो हो गए हैं, 4.5 महीने में मुझे तो कोई ऐसा फील नहीं हो रहा कि नाक की हड्डी बढ़ गई हो दोबारा, या मुझे पहले सही फील हो रहा था अब नहीं फील हो, अभी तक फ़िलहाल तो ठीक है। तो अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है, दोबारा ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती। तो बहरहाल ये तो अभी तक तो फिलहाल ठीक चल रहा है सब कुछ करते हैं। तो फाइनल सजेशन मेरी वही है कि अगर आपको सांस का इशू है तो जस्ट फिर आपको ऑपरेट करवाना चाहिए, क्योंकि मेरा वो मसला हल हो गया है, इसके अलावा कोई हल नहीं हुआ। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ लर्निंग मिली होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।